अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का है, 10वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें हजाम राजू है। हजाम राजू कहीं से कुछ क्या करता है, वो एक्चुअली क्या पैसे कमाता है ना। वो कुछ 500 रुपये का संग्रहण करता है। उसके ऊपर उसके उपकरण का जो मूल्यह्रास हो जाता है वो 50 रुपये का हो जाता है। 450 रुपये फिर उसके बाद बचते हैं। 30 रुपये का वो बिक्री कर का या सेल्स टैक्स दे देता है, जिसे वेट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं आज की डेट में। फिर 200 रुपये घर ले जाता है और 220 रुपये अपने आगे के लिए वो सेव कर लेता है। अब उसके अंदर कुछ सवाल पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर कि बताओ कि सकल घरेलू उत्पाद कितना है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, व्यक्तित्व आय कितनी है और व्यक्तित्व प्रायोज्य कितना है। तो इस तरीके के ये सारे सवाल इस क्वेश्चन से रिलेवेंट पूछे हैं, जिसपे हम अच्छे से क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। सबसे पहला है पॉइंट क्या, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद या जीडीपी, है ना। वो कितनी है, सीधा सीधा पता लग रहा है हमें 500। वो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कितना है, 500 है। क्यों 500 है, आपको पता ही है कि टोटल इसने कमाया इतना है तो 500 रुपये ही होगी। टोटल जीडीपी कितनी है, 500 रुपये। ओके, एंड देन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, राजू के द्वारा सैलून सैलून में बाल या हेयर कट या बाल काटने पर एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई, एक दिन में कमाई है, एक दिन की कमाई, एक ही बात, कैसे बोल लो उसको, एक दिन की कमाई है उसकी जो उसने कमाई। ठीक, तो बाजार मूल्य पर एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, बाजार मूल्य पर एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, माइनस मूल्यह्रास। अब बहुत बढ़िया, सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 500। सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 500, और आपका मूल्यह्रास कितना हुआ, 50, है ना। यही दे रखा है बुक के अंदर, है ना। मूल्यह्रास कितना हुआ, 50। तो कितना हो गया आपका, एन एन पी किस पर, एमपी पर, मार्केट प्राइस पर कितना हुआ, 450। ये इसकी इंग्लिश है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आई नहीं बात, किस पर, मार्केट प्राइस पर, एनएनपी एमपी कितना निकल कर आया, 450 रुपये निकल कर आया, है ना। ठीक, और इसके बाद में कारक लागत पर एनएनपी, कारक लागत पर एनएनपी, कारक लागत पर
एनएनपी, या ऐसा बोल सकते हैं हम कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इससे मैं क्या बोल सकता हूं, एन एन पी फैक्टर कॉस्ट, एफ पी, एफ सी फैक्टर कॉस्ट, है ना, एनएनपी पर एफ सी, ये मैंने इसको इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंस कर दिया, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है कि एनएनपी माइनस बिक्री कर, एनएनपी एनएनपी एन एन पी साधन लागत, है ना, माइनस बिक्री कर। हमने बताया ना फैक्ट्री से बाहर निकल गया तो जीडीपी, और बैड और क्या कहते हैं फैक्ट्री के अंदर रहा तो जीवीए। तो बाजार कीमत तो वो है जिस पे हमने भुगतान किया और उत्पाद को खरीदा, और मूल्य वर्धित क्या है कि जब उसमें से हम क्या कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। समझ में आई नहीं बात? तो क्या निकल कर आ जाएगा, जीवीए। तो यहाँ सब्सिडी तो किसी तरीके की दी जा नहीं रही है, तो सीधा एनएनपी को निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, बिक्री का। तो कैसे करेंगे हम, 450 से सीधा सीधा माइनस कर देंगे क्या, 30। 450 से माइनस कर देंगे सीधा सीधा क्या, 30। भाई 450 तो क्या है आपका, एनएनपी एमपी है ना, और 30 क्या है, सीधा सीधा बिक्री कर है। क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार बिक्री कर कितना है, 30। तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो क्या निकल कर आ गया हमारे पास में, 420 रुपए। 420 क्या है हमारे पास, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट ऑन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है हमारे पास में निकल कर आया, 420। अब व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक आय या पर्सनल इनकम, या पर्सनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है, पर्सनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय माइनस प्रतिधारित आय। अब प्रतिधारित आय क्या है,
220 है ना, तो 420 माइनस 220 बराबर कितना आ गया, 200 रुपये। बराबर कितना आ गया, 200 रुपये। ठीक। अब व्यक्तिगत व्यक्तिक प्रयोज्य कैसे निकाला जाएगा। व्यक्तिक प्रायोज्य निकालने के लिए बोला गया कि व्यक्तिक आय में से माइनस कर दिया आयकर। व्यक्तिक आय में से माइनस कर दिया क्या, आयकर। अभी हमने दिया था ना, वहां पर्सनल पेमेंट ऑफ इनकम किया था, है ना, जिसे हमने बोला था आयकर। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा ना हमने यहाँ पे, ये व्यक्ति प्रायोज्य निकालने के लिए व्यक्ति भुगतान आयकर दिया ना हमने, फॉर्मूला भी तो देखा था। हमने कहा ना 3 फॉर्मूला, तीसरा व्यक्तिक प्रायोज्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक भुगतान। मतलब इनकम में से हम किसको कर दें, इनकम टैक्स को जब माइनस कर देंगे तब क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास में, व्यक्तिक प्रायोज्य निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे व्यक्तिक आय कितनी है, अब यहाँ पे व्यक्तिक आय कितनी है, अगर हम बात करें यहाँ पे व्यक्तिक आय की तो वो कितनी है 200, और इनकम टैक्स कितना दिया 20, तो 200 माइनस 20, 200 माइनस 20 इज इक्वल 180 रुपये, 180 रुपये, 180 रुपये। तो इस तरह से हर सवाल का क्या मिल गया, जवाब मिल गया। तो सकल घरेलू उत्पाद कितना 500, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना, बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर या बाजार मूल्य पर, ये बाजार कीमत बोल लो इसे बाजार मूल्य बोल लो, एक ही बात है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कतई भी या बिल्कुल भी। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है 450, कितना है 450। अगला क्या पूछा, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है 420, है ना, और व्यक्तित्व आय कितनी है, व्यक्तित्व आय कितनी है 200, और व्यक्तित्व प्रायोज्य आय कितना है 180। तो इस तरह से ये सवाल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें यहाँ जो याद करना है वो हर फॉर्मूले के बेसिस पे करना है, तो हमें फॉर्मूला याद होना क्या है, जरूरी है। समझ में ही नहीं बात, तो पहला फॉर्मूला एक तो ये है हमें याद करना है, दूसरा फॉर्मूला हमने ये निकाला, ये सीधा सीधा हमारे पास में पता ही चल गया कि उसने इतनी कमाई थी तो जीडीपी हो ही गया सीधा सीधा। एक फॉर्मूला ये हुआ और एक फॉर्मूला ये हुआ, तो फॉर्मूले के बेसिस पे हमने सारे जो पूछे हुए सवाल हैं सम्स हैं उनको हमने सॉल्व कर दिया, या हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक, यहां तक हो गई कहानी खत्म। तो हजाम राजू जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि किसी वर्ष अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2500 करोड़ रुपए था, उसी वर्ष उसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य आधार वर्ष की कीमत 3000 करोड़ था। प्रतिशत के रूप में वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद अस्फीतिक के मूल्य की गणना कीजिए, क्या आधार वर्ष और उल्लेखनीय वर्ष के बीच कीमत स्तर में वृद्धि हुई। तो ये एक सवाल है 11 नंबर का, है ना। तो यहां पे वो पूछ रहा है नॉमिनल और वास्तविक, नॉमिनल और रियल। मौद्रिक सकल राष्ट्रीय
देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है चालू कीमत और एक होता है स्थिर कीमत, है ना। और इन दोनों की तुलना हम करते हैं किसी आधार वर्ष से, आधार वर्ष से। आज तक भारत में, आज तक भारत में आज तक आधार वर्ष परिवर्तित हुए जैसे 1951-52 पहले नंबर का, दूसरा है 1992-93, तीसरा है आपका 2004-05 और वर्तमान जो चल रहा है वो है 2011 और 12, है ना। इसे वर्तमान भारत का आधार वर्ष कहते हैं। वर्तमान भारत का आधार वर्ष कहते हैं, भारत का आधार वर्ष कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं, है ना। उस समय भारत में उत्पादित वस्तुओं की संख्या 68, फिर उसके बाद में आई 435, फिर आई 676 और वर्तमान में कितनी है 697। ठीक, 697 है WPI के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक, एवं CPI के अनुसार कितनी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अकॉर्डिंग 908, है ना। ये मेजर चीजें हैं जो आप जान लेना, है ना, कि हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित गणना जो करता है उस विभाग का नाम क्या है आज की डेट में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। वर्तमान भारत में जो विभाग है ना, जो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पे आंकलन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विभाग आंकलन भारतीय अर्थव्यवस्था, आंकलन भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसे जनरली क्या कहते हैं, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO। ठीक, दूसरा क्या जानना आप, इसकी स्थापना 23 मई 2019 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कलकत्ता में। कहाँ पर है, कलकत्ता में। ठीक, दूसरा क्या ध्यान रखना, इस संस्थान की स्थापना, ये नोट डाल के लिख लेना वाला ये अलग से, इस
संस्थान की स्थापना, संस्थान की स्थापना, स्थापना केंद्रीय, केंद्रीय सांख्यिकी, सांख्यिकी संगठन, संगठन एवं, एवं, एवं राष्ट्रीय नमूना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, सर्वेक्षण कार्यालय, कार्यालय के विलय, के विलय, के विलय हो जाने से हुआ, विलय हो जाने से हुआ। दो 2019 मई 23। समझ में आई नहीं बात? तो सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? मैंने एक ब्लॉग बना दिया यहाँ पे। सीएसओ बना कब? 2 मई 1951 और 2 मई 1951। और एनएसएसओ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कब बना? 1950 में। समझ में आई बात? ठीक। तो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों का आंकलन करता है वो कौन है आज की डेट में? एनएसओ, जिसे पहले या एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है? उसे सीएसओ बोल रखा है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 May 1951 and National Sample Survey Office was established in 1950 and CSO and NSSO were merged on 23rd of May 2019. Okay then, तो अभी at that time in India, national income, poverty, unemployment and all about the economic calculation या evaluation calculated by the या evaluated by the NSO या नेशनल स्टैटिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ही सभी प्रकार के कार्य क्या किए जाते हैं? हमारे भारत में किए जाते हैं। समझ में आई नहीं बात? तो एक तो मैंने बोला चालू कीमत, स्थिर कीमत, है ना? तो चालू कीमत, स्थिर कीमत की बात कर लूं मैं, तो स्थिर कीमत का मतलब है 2011 और 12। स्थिर कीमत का मतलब क्या हुआ आपका? 2011 और 12। समझ में आई नहीं बात? तो मैंने यहाँ बोल दिया स्थिर कीमत और चालू कीमत पे जो मैंने तुलना करूंगा वो मैं किससे करूंगा? 11 और 12 से। अब माना कि एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत, की कीमत आधार वर्ष में, आधार वर्ष में 100 रुपए है, आधार वर्ष में 100 रुपए है, 100 रुपए है ना? ठीक। अब ये 100 रुपए दो तरीके से बढ़ेगा, एक तो ऐसे और एक ऐसे, है ना? एक तो बढ़ेगा किस पे? चालू वर्ष पे, चालू वर्ष पे, और एक बढ़ेगा स्थिर वर्ष पे, है ना? तो दो तरीके से इसका मूल्य निकल कर आएगा। चालू वर्ष में क्या रहेगा? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, और इसमें मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ा जाता, मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा जाता। ठीक, समझ में आई नहीं बात? तो कहने का मतलब है ये मुद्रास्फीति को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? महंगाई। मुद्रास्फीति बराबर, मुद्रास्फीति को क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं ना। जिससे में कहते हैं कि मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो तो उत्पादनों का मूल्य बढ़ जाता है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। तो इसमें महंगाई जुड़ी हुई होती है और इसमें महंगाई नहीं जुड़ी हुई होती। ये दोनों में क्या है अंतर? समझ में आ गई आपकी बात अच्छे से? हाँ या ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।